दिल्ली का मंगोलपुरी, जो आज अपने प्रसिद्ध काली माता मंदिर के लिए जाना जाता है, जहां देश भर से श्रद्धालु आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। पर क्या आप जानते हैं कि मंगोलपुरी का यह नाम कैसे पड़ा? इस नाम के पीछे की कहानी इतिहास के उन गहरे पन्नों में छिपी हुई है जो जुड़ी है मंगोल आक्रमणों से। कहानी शुरू होती है 13वीं सेंचुरी से, जब मंगोल शासक चंगेज खान ने एशिया के बड़े हिस्सों पर अपना आतंक फैलाया हुआ था। इस दौरान उसने भारत की ओर भी रुख किया और सिंधु नदी तक आ पहुंचा, पर उसने भारत पर अटैक नहीं किया और वापिस लौट गया। उस समय ऐसा लगा मानो भारत मंगोलों के प्रकोप से बच गया हो, पर असल में कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से मंगोल आक्रमणों की वो सीरीज शुरू होती है जिसका सामना आने वाले 100 सालों तक भारत करने वाला था। तो आइए जानते हैं कि कैसे भारत ने इन मंगोल आक्रमणों का सामना किया और किस तरह उन्हें नाकाम करने में सफल रहा। और साथ ही ये भी जानेंगे कि भारत का वो कौन सा योद्धा है जिसका नाम सुनकर मंगोल थर थर कांपते थे। ये सब हम जानेंगे सिर्फ एक इस वीडियो में। ट्वेल्थ और 13th सेंचुरी भारत के इतिहास में एक निर्णायक समय रहा। इस दौरान भारत के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से लगातार हमले हो रहे थे और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट अटैक हुआ 1192 में। इसे सेकंड बैटल ऑफ तराइन के नाम से जाना गया, जिसमें मोहम्मद गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को हराया। इस एक घटना के बाद भारत में इस्लामिक शासन की शुरुआत हुई, जो दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। इसी दौरान भारत से 3683 किलोमीटर दूर मंगोलिया में एक और बड़ा बदलाव हो रहा था। तैमूजिन नाम का एक योद्धा, जो 1206 तक चंगेज खान के नाम से मशहूर हुआ, लगातार अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था। मंगोलिया से शुरू हुआ उसका ये सफर जल्दी पूरे एशिया तक फैल गया। उसकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी इतनी अग्रेसिव थी कि जिसने पूरे एशिया को हिलाकर रख दिया था। वो जहां भी जाता तो ना केवल वो वहां के राजवंश को समाप्त करता, बल्कि उस इलाके के एंटायर पॉपुलेशन का सफाया कर देता। भारत की किस्मत अच्छी थी कि चंगेज खान सिर्फ सिंधु नदी तक आया और वहां से वापस लौट गया। इसका पूरा क्रेडिट जाता है उस समय के दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश की समझदारी को। दरअसल चंगेज खान के आक्रमण से बचते हुए ख्वारिज्म का राजकुमार जलालुद्दीन मंगबरनी भागकर भारत आया, जहां उसे बैटल ऑफ इंदस में चंगेज खान के हाथों हार मिली। इसके साथ ही उसने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से चंगेज खान के खिलाफ मदद मांगी, पर इल्तुतमिश ये बात अच्छी तरह से जानता था कि चंगेज खान से सीधा टकराना सल्तनत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही मुसलमान होने के कारण मंगबरनी को सीधा मना भी नहीं किया जा सकता था। तब इल्तुतमिश ने एक चालाकी दिखाई। इल्तुतमिश ने मंगबरनी को एक संदेश भिजवाया कि भारत की जलवायु उसके लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए वो उसकी मदद नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ी राजनयिक चाल थी, क्योंकि इसका नतीजा ये हुआ कि 3 महीने तक सिंधु नदी के किनारे वेट करने के बाद चंगेज खान भारत पर बिना हमला किए वापस लौट गया। यह एक ऐसा फैसला था जिसने भारत को चंगेज खान की तबाही से बचा लिया। और अक्सर हमें ऐसा लगता है कि चंगेज खान के जाने के साथ भारत पर मंगोल खतरा भी उसके साथ चला गया, लेकिन असल में ये सोचना गलत होगा कि मंगोल खतरा खत्म हो गया था। पर असल में असली चुनौती तो बस अब शुरू होने वाली थी, जिसका सामना करने वाले थे दिल्ली के सुल्तान। मंगोलों का भारत पर आक्रमण के दौरान सुल्तानों की क्या नीति थी, इस पर इतिहासकार के निजामी ने बेहतरीन काम किया है। इतिहासकार निजामी के अनुसार मंगोलों को रोकने के लिए दिल्ली के सुल्तानों ने जो नीतियां अपनाई, उसे 3 फेजेस में बांटा जा सकता है। पहला एलुफनेस, दूसरा अपीजमेंट और तीसरा रेस्पॉन्स। एलुफनेस यानी अलगाववादी नीति के दौरान सुल्तान इल्तुतमिश और रजिया ने मंगोलों से सीधे तौर पर टकराव से बचने की कोशिश की। इसके पीछे का कारण ये था कि सल्तनत उस समय खुद को मजबूत करने की कोशिश में था, इसलिए सुल्तानों ने जितना हो सके मंगोलों से दूर रहने पर ध्यान दिया। यही वजह रही कि जब मंगोलों ने 1235 में कश्मीर पर हमला किया तो सुल्तान इल्तुतमिश ने इस पर कोई खास रिस्पॉन्स नहीं किया। इसी तरह जब 1240 में मंगोल सेनापति ताहिर बहादुर ने गजनी को अपने कब्जे में ले लिया और वहां के शासक ने जब रजिया सुल्तान से मदद मांगी, तो रजिया ने उसे मदद देने से इनकार कर दिया। हालांकि इस अलगाववादी नीति का फायदा ये हुआ कि भारत पर मंगोलों ने कोई जोरदार हमला नहीं किया, और खास तौर पर सल्तनत की नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पर, जहां पर मंगोलों के आक्रमण के सबसे ज्यादा चांसेस थे, कम से कम वहां की सीमा का उल्लंघन मंगोलों ने नहीं किया। पर रजिया सुल्तान के बाद सल्तनत में आंतरिक उठापटक शुरू हो गई, जिसके वजह से सुल्तानों ने मंगोल आक्रमणों का थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स देना भी बंद कर दिया और अपीजमेंट की नीति अपनाई। इसका एक उदाहरण देखने को मिला 1241 में, जब लाहौर पर मंगोलों ने हमला कर दिया।
इस पर सुल्तान ने तो कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन लाहौर की जनता ने जमकर मंगोलों का विरोध किया, जिसमें 30 से 40 हजार मंगोल मारे गए। हालांकि मंगोलों ने इसका बदला लिया और पूरे लाहौर को बर्बाद कर दिया। इसी तरह 1245 में मुल्तान और सिंध भी मंगोल के कब्जे में चले गए। इस दौर में सल्तनत कमजोर होती गई और मंगोल आक्रमण लगातार बढ़ते गए और सुल्तानों ने इन आक्रमणों को रोकने के बजाय हर्जाना देकर इस मसले को हल किया। परिस्थिति बदली 1266 में, जब बलबन दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन ने अपीजमेंट की नीति को छोड़कर संघर्ष की नीति को अपनाया और इस तरह मंगोलों को रेस्पॉन्स देने की शुरुआत उसने की। उसने सबसे पहले सल्तनत के खिलाफ होने वाले विद्रोह को कुचला, सेना को मजबूत किया और एक जबरदस्त गुप्तचर तंत्र को विकसित किया। इस तरह बलबन ने 1270 तक मुल्तान और लाहौर को न केवल जीता, बल्कि वहां के किलों का पुनर्निर्माण करके वहां उन्हें नियुक्त किया गया जो वहां के ज्योग्राफिकल कंडीशंस के एक्सपर्ट थे। हालांकि इन संघर्षों के दौरान बलबन ने अपने सबसे प्रिय पुत्र शहजादा मोहम्मद को खो दिया। 1285 में तैमूर खान के अगुवाई में मंगोलों ने लाहौर पर आक्रमण किया, जिसका मुकाबला करते वक्त शहजादा मोहम्मद मारा गया। यह घटना दिल्ली सल्तनत के लिए एक बड़े झटके के साथ साथ एक संकेत भी थी कि अब मंगोलों के खिलाफ नरम रुख नहीं अपनाया जा सकता। जल्द ही साल 1290 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा जलालुद्दीन खिलजी और स्थापना हुई खिलजी वंश की। खिलजियों के समय में ही सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण भारत पर हुए और इसकी शुरुआत हुई साल 1292 में, जब पहली बार मंगोल दिल्ली में बसे। दरअसल हलाकू, जो चंगेज खान का पोता था, उसका पोता अब्दुल्ला ने भटिंडा पर आक्रमण कर दिया। भटिंडा चूंकि दिल्ली के काफी करीब था, इसलिए मामला और गंभीर हो गया। हालांकि जलालुद्दीन खिलजी ने इस आक्रमण को किसी तरह असफल किया, जिसके बाद दोनों के बीच में एक समझौता होता है, जिसमें हलाकू के ही एक और पोते उल्लुग खान ने अपने 4000 मंगोल अनुयायियों के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। इसके अलावा कुछ साल पहले 1279 एडी में भारत में प्रवेश करने वाले 5000 मंगोलों ने भी इस्लाम कबूल किया। इस तरह कुल 9000 मंगोलों को दिल्ली की एक जगह पर बसाया गया, जिसे उस समय मुगलपुरा कहा गया, जो बाद में मंगोलपुरी के नाम से जाना गया। इन मंगोल प्रवासियों ने, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, इन्हें न्यू मुस्लिम्स कहा गया। और फिर आया अलाउद्दीन खिलजी का दौर, जिसके समय में सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए। 1297 एडी से 1306 एडी तक बैक टू बैक 6 मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ हुए और ये सभी के सभी आक्रमण किए गए सिर्फ एक ही मंगोल शासक दवा खान के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी निस्संदेह वो व्यक्ति है जिसने भारत को मंगोलों से बचाया, क्योंकि इस दौरान जितने भी हमले हुए वो सल्तनत को खत्म करके भारत को कब्जा करने के इरादे से हुए। और अलाउद्दीन के इस सफलता का श्रेय जाता है उसके एक सेनापति जफर खान को। ये वही योद्धा है जिसकी चर्चा मैंने वीडियो के शुरुआत में की थी, जिसका नाम सुनकर मंगोल थर-थर कांपते थे। 1299 का दूसरा मंगोल आक्रमण तो उसने अकेले ही रोक दिया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बाकी सेनापति एक ही जगह गुजरात अभियान में बिजी थे। पर यहाँ एक समस्या ये थी कि जफर खान कई बार सुल्तान की बातों को अनसुना कर देता। उसका साफ मानना था कि युद्ध के समय वहाँ की परिस्थिति को सबसे बेहतर समझने वाला सेनापति होता है। यही कारण था कि साल 1299 में मंगोलों के खिलाफ बैटल ऑफ किली में एक बार फिर जफर खान ने सुल्तान की बात को अनसुना कर दिया। अलाउद्दीन की यह योजना थी कि वॉर को काफी लेट शुरू करे ताकि उसकी प्रांतीय सेना उसे ज्वाइन कर सके, पर जफर खान ने उतावलापन दिखाते हुए सुल्तान के आदेशों की अवहेलना की और अपने सैनिकों को लेकर दुश्मन के खेमे में घुस गए। वहीं पर मंगोलों ने भी चालाकी दिखाते हुए पीछे हटने का नाटक किया और जफर खान के टुकड़ी को अपने पीछे आने दिया। जब जफर चारों तरफ से मंगोल सैनिकों से गिर गया, तब मंगोल शासक दवा खां के पुत्र कुतलुक ख्वाजा ने जफर खान को उसे ज्वाइन करने और उसे एक ऊंचे पोस्ट देने का ऑफर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुतलुक जफर खां की काबिलियत को अच्छे से जानता था। इधर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी भी गुस्से में था, जिसके कारण उसने जफर खान की मदद ना करने का फैसला किया। इन सब के बावजूद जफर खान ने कुतलुक ख्वाजा के ऑफर को ठुकराते हुए उसके खिलाफ लड़ने का फैसला किया। वो जानता था कि वो बच नहीं पाएगा। इन सब के बावजूद उसने मंगोलों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, जिसके बाद 10,000 मंगोल सैनिकों ने जफर खान और उसके चंद सैनिकों पर हमला कर दिया। इतिहासकार इसामी के अनुसार जफर खान और उसके 1000 सैनिकों ने 5000 मंगोलों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया और इस दौरान जफर के सिर्फ 800 सैनिक ही मारे गए, जिसके बाद बचे हुए 200 सैनिकों के साथ जफर लड़ता रहा। लड़ते वक्त उसका घोड़ा भी मारा जाता है, जिसके बाद वो पैदल ही लड़ता रहा। आखिरकार एक तीर उसके सीने के आर पार हो गया, जिसके बाद उस योद्धा ने आखिरी सांस ली।
जफर खान का यह अटैक इतना जोरदार था कि सिर्फ 2 दिन बाद ही मंगोलों को वापस लौटना पड़ा। हालांकि मंगोलों के वापस लौटने का एक बड़ा कारण ये भी था कि उनका लीडर कुतलुक ख्वाजा युद्ध में बुरी तरह घायल हो गया था। इसी दौरान साल 1303 में अलाउद्दीन ने सिरी का किला बनवाया ताकि अगर मंगोल राजधानी के करीब पहुंच जाए तब इस किले का इस्तेमाल किया जा सके, और ऐसा हुआ भी। साल 1303 में जब चौथा आक्रमण हुआ तब पहली बार इतिहास में मंगोल राजधानी तक पहुंच गए, और तब अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को इसी सिरी किले में रखा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह था कि जब 5th मंगोल अटैक जो 1305 में हुआ, इस दौरान अलाउद्दीन उन पर जोरदार तरीके से टूटा और उन्हें पराजित किया। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने 8000 मंगोल सैनिकों के सिरों को उसी सिरी के किले में ईंटों की जगह पर चुनवा दिया। यही नहीं, जब मंगोलों ने सुल्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की तो इतिहासकार बर्नी के अनुसार साल 1311 में अलाउद्दीन ने 30,000 मंगोलों की हत्या करवा दी, और मरने वाले ये मंगोल्स कोई और नहीं बल्कि वही न्यू मुस्लिम्स थे जिन्हें मंगोलपुरी में बसाया गया था। लगातार इतने मंगोल आक्रमणों को जिस तरीके से सुल्तान ने हैंडल किया वो अपने आप में काबिले तारीफ है। यहाँ तक कि इतिहासकार बर्नी भी लिखता है कि सुल्तान अलाउद्दीन के कारण मंगोलों का सिंधु नदी पार करने का साहस नहीं होता था। अलाउद्दीन के जाने के बाद सल्तनत पर मंगोल आक्रमण खत्म तो नहीं हुए, पर वे थक जरूर गए। साल 1327 में मंगोलों ने एक आखिरी बार भारत पर आक्रमण किया। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इस आक्रमण को सफलतापूर्वक कुचल दिया, जिसके बाद सुल्तान ने 5000 दिनार और कीमती उपहार की रिश्वत देकर उन्हें वापस भेज दिया। इस घटना के बाद फिर कभी मंगोलों ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। इस आखिरी मंगोल आक्रमण के बाद भारत में मंगोलों का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपकी तरफ से की गई एक छोटी सी पहल भी मुझे ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने का मोटिवेशन देती है, तो अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और सुल्तानों ने मंगोलों को भारत से किस तरह बचाया ये तो आप अच्छी तरह से जान गए, पर किस तरह बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत को जातिवाद से बचाया, इसकी रोचक कहानी को एक टाइमलाइन के थ्रू जानने के लिए आप हमारा बाबा साहेब वाला वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।